So hey, hi everyone, this is Atif and you're welcome again on the YouTube channel of Knowledge by Atif Khan. So friends, बहुत दिनों बाद मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप ढूंढ रहे हैं कि क्लास 10th के मैथ के वो जो चैप्टर के फॉर्मूला हैं, थ्योरम हैं, उनको कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी बुक को लेके बैठें, उसके बाद एक एक दो दो घंटे उस बुक में ढूंढें कि फॉर्मूला कहाँ है, क्या है, उसको पढ़ें, तो वो चीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी के बुक के बीच बीच से वो जो दो दो पेज की डिफिनीशन क्या क्या भर के लिखी हुई हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनके बीच में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उस चीज़ को मैंने ला के इस वीडियो में रख दिया है। इसमें जितनी भी स्लाइड्स दी गई हैं वो सारी स्लाइड्स मैंने एनसीईआरटी बुक से अपने हाथों से बनाई हुई है। इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है ये चीज़ बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के हर एक फॉर्मूला को समझाऊंगा, बताऊंगा, और सारा फॉर्मूला आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है। उसके बाद उस फॉर्मूले पर कितने टाइप के, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो चीज़ भी बताऊंगा। जी हाँ, उसके बाद आपके थ्योरम चैप्टर नंबर 6 टेंथ, यानी कि चैप्टर नंबर 10 आपका सर्किल और चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, इन दोनों चैप्टर में आपके थ्योरम दिए हुए हैं। उन थ्योरम्स को विथ द डायग्राम आपको मैं समझाऊंगा और बहुत ही आसान लगने लगेंगे। अगर आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठे हैं, उसके बाद उन थ्योरम्स को पढ़ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है ना, अभी समझ आ जाएगा। और दोस्तों, हर एक चैप्टर में हर एक फॉर्मूला को डिस्कस किया है। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को कैसे याद करें वो चीज़ भी मैंने आपको बताई है। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल दी गई है जिसमें आप परेशान रहते हैं, वो चीज़ को कैसे याद करते हैं, उस चीज़ की ट्रिक मैंने बताई है आपको। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल के हर एक फॉर्मूला और उन फॉर्मूला से कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने विद द डायग्राम डिस्कस की है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपके जो भी फॉर्मूला है, स्टैटिक्स में मोड मीडियन मीन निकालने का फॉर्मूला, उसके बाद लोअर लिमिट आपकी फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास, ये सब क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। और इस वीडियो को देखने के बाद ना, आप किसी भी क्वेश्चन को करने जाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। जी हाँ, हर एक क्वेश्चन को करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्लास 10th मैथ, ऑल द चैप्टर्स, फॉर्मूला प्लस थ्योरम इन वन शॉट। सो गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा है रियल नंबर। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में आपको एचसीएफ और एलसीएम दो चीज निकालनी होती है। ये आपके एमसीक्यू में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या करना है, अभी एमसीक्यू में आ रहा है, फिर भी आपको आंसर लाने के लिए सॉल्व तो करना होगा। तो एचसीएफ निकालते टाइम प्रोडक्ट ऑफ ऑल द स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पे पावर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द ऑल, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। क्या मतलब है इसका, देखिए, जैसे कि आपका दो नंबर दिया हुआ है 10 और 20, दो नंबर है 10 और 20, इसका आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे 10 और 20 का। तो इसमें दोनों में जो कॉमन नंबर होंगे, जैसे 10 में भी 2 आ रहा है, 20 में भी 2 आ रहा है, तो उसकी स्मॉलेस्ट पावर मल्टीपल हमारा वही एचसीएफ आएगा। उसके बाद एलसीएम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जैसे 10 में 2 आ रहा है, 20 में भी 2 आ रहा है, लेकिन 10 और 20 में जो 2 आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर यानी ग्रेटेस्ट पावर जो होगी उसका मल्टीप्लाई हमारा एलसीएम आएगा। उसके बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पे 101% एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। क्या, एचसीएफ और एलसीएम आपको दे दिया जाएगा, दो कोई नंबर दे देंगे, उसमें से एक एचसीएफ दे देंगे, बोल देंगे एलसीएम निकाल दो, दो नंबर दे देंगे, एलसीएम दे देंगे, बोलेंगे एचसीएफ निकालो, या एलसीएम और एचसीएफ दिए रहेंगे, कोई एक नंबर देंगे, बोलेंगे दूसरा नंबर निकालो। ठीक है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो इसमें कैसे करना है, हमेशा ध्यान रखना एचसीएफ और एलसीएम का
मल्टीप्लाई बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो दो नंबर हैं यहाँ पे जैसे 10 और 20 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे 10 और 20 का, तो वो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर आएंगे। दिस इज हेल्पफुल टू फाइंड द आंसर ऑफ योर द एलसीएम एंड एचसीएफ विच यू फाइंड दैट इज राइट और रॉन्ग। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे हेल्प करेगी कि आपने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो आपका सही है या गलत है। तो ये चीज़ यूज़ करके आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मैंने जो निकाला वो सही है या गलत है। और इस पर क्वेश्चन भी आएंगे तो वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, √5, √3, √2 इनको इरेशनल प्रूव करना। ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद करने होंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, वहां से आप उसे देख लीजिए। इस पे 2-3 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उन स्टेप को समझ लीजिए। इस पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आना तय है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2022-23 सिलेबस के अकॉर्डिंग। जी हाँ, अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 है। वन चैप्टर रियल नंबर में इतना ही कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर 2, अब चैप्टर नंबर 2 हमारा है क्या, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर क्या है, ये हमारा x जो है ये हमारे वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या है, यक्स हमारा वेरिएबल है, तो उसके साथ ये जो a है, यक्स के साथ जो a लगा हुआ है, यहाँ पे यक्स के साथ b लगा हुआ है। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x विच इज मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल। जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है वो हमारा क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है। a एंड b हमारा क्या है, कॉफिशिएंट है। द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई टू द इक्वल टू जी 0 ऑफ होल पॉलिनोमियल, ये क्या होगा हमारा, 0 के इक्वल होगा, इक्वल टू दी 0। ठीक है, तो ये हमारा ए बी कॉफिशिएंट हुआ, किसका कॉफिशिएंट, एक्स वेरिएबल का कॉफिशिएंट ए एंड बी। उसके बाद सी क्या है, सी इज अ कांस्टेंट नंबर, सी इज अ कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आप पढ़े यहाँ पे हम सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। तो कभी भी आपको ये क्या, इसका जब आपको ए और बी की वैल्यू दी हो, सी की वैल्यू दी हो, जब भी आप निकालते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो यक्स की हमेशा आपने देखा होगा कोई दो नंबर आते हैं, यक्स के 2 नंबर फाइंड करने पर आते हैं। एक को हम मान लेते हैं क्या, अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा। ठीक है, अगर आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप चेक करना हो पॉलिनोमियल में, तो अल्फा बीटा, यानी इसको सॉल्व करने के बाद यक्स के जो 2 नंबर आते हैं उनको हम अल्फा बीटा मान लेते हैं। मान लीजिए एक आया है 1 और एक नंबर आया है हमारा 2। ठीक है, एक 1 आया है एक 2 आया है, तो 2 और 1 का प्लस, यानी एक को अल्फा मान लेंगे एक को बीटा मान लेंगे। तो इन 1 एंड 2 का द सम ऑफ द 1 एंड 2 इज इक्वल टू द माइनस बी बाई ए, मीन्स माइनस बी इसका, बी का माइनस डिवाइडेड बाई ए के, बी बाई ए के बराबर होगा। तो ये हमारा रिलेशनशिप जब निकालते हैं हम किसके, जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में। ठीक है, इतने से काम हो गया नहीं, अभी क्या चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों नंबर का मल्टीपल, द मल्टीपल ऑफ दी 2 numbers is equal to the c by a, c डिवाइड बाई a। c ये हमारा कांस्टेंट नंबर, यक्स के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है सॉरी, यक्स के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है a, उनका डिवाइड बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी द मल्टीपल ऑफ दी 2 नंबर। तो ये हमारे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस को चेक करने के लिए 2 रूल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल को निकालने में, उनके बीच का रिलेशनशिप देख कैसे निकालते हैं, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि 100% MCQ में 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनेगा ही, नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा 101% 1 मार्क्स MCQ क्वेश्चन इज कम फ्रॉम दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पर इतना ही है। हम बढ़ते हैं
अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे हमें दो इक्वेशन गिवन होते हैं, दो इक्वेशन दिए हुए होते हैं, और हाँ इसमें दो वेरिएबल की बात की गई है। दो वेरिएबल यानी कि यक्स हमारा हुआ एक वेरिएबल एंड dy इज आर सेकेंड वेरिएबल। जी हाँ, यहाँ पे दो वेरिएबल, पॉलिनोमियल में हमें सिर्फ एक वेरिएबल गिवन होता है, यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हुए होते हैं और साथ ही साथ हमें दो इक्वेशन भी दी गई होती है। अब इन इक्वेशन को आपको बोल देगा ग्राफ पे प्रेजेंट करो। जी हाँ, ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करते हैं यार, इतना सब कुछ तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तक टिल नाउ आई थिंक यू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। आपने इस टॉपिक पर क्वेश्चन अब तक तो सॉल्व किया ही किया होगा। बस यहाँ पे हम फॉर्मूला डिस्कस करने हैं। देखिए, इसे जब आप लोग ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो उसमें अगर आपसे पूछ लिया गया इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो जब ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे वो तो समझ में ही आ जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है कि पैरेलल लाइन है। ये तो आपको ग्राफ पर प्रेजेंट करने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन मान लीजिए ग्राफ पे प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही निकालना है, तो क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन जो गिवन रहेंगे a1/a2, a1 यानी कि a1 पहले इक्वेशन का a की वैल्यू और दूसरे इक्वेशन की a की वैल्यू का डिवाइड बराबर अगर नहीं है b1/b2, फर्स्ट इक्वेशन का b की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन की b की वैल्यू का डिवाइड, यानी a1/a2 कैन नॉट इक्वल टू b1/b2। द लाइन इज इंटरसेक्टिंग, लाइन क्या होगी हमारी, इंटरसेक्टिंग होगी। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आएगा, उसका सोल्यूशन क्या होगा, वन सोल्यूशन होगा। यही चीज आप अगर इतना सॉल्व करके लिख देते हैं, और इस पर क्वेश्चन आएंगे आएंगे ही, इसमें भी शायद 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं सिंपल पेपर में। आपके इस साल 2022-23 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आई थिंक दिए हुए हैं, मैंने देखा था जहां तक मुझे याद है। तो इस पे भी क्वेश्चन ग्राफ बनाने के लिए आ सकता है, ग्राफ नहीं भी बनाने के लिए आए तो ये चीज आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। और अभी है कोइंसिडेंट, अच्छा हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या बात कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो लाइन कट जाए, इंटरसेक्ट कर गई, ये लाइन हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। जहां किसी भी एक पॉइंट पर दो लाइन आपस में मीट करती हैं, वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या बोलता है, सेकंड अगर a1/a2, a1/a2 लीनियर इक्वेशन का, सॉरी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमें दो लीनियर इक्वेशन दिए होते हैं, दो इक्वेशन गिवन होते हैं, उनका फर्स्ट इक्वेशन का a1 अपॉन सेकेंड इक्वेशन का a2, यानी कि a की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन की a की वैल्यू बराबर होगी b1/b2 के, वो भी बराबर होगी c1/c2 के, यानी कि दोनों इक्वेशन की वैल्यूज a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगी, तो लाइन को इंसिडेंट होगी, को इंसिडेंट होगी। और इस को इंसिडेंट लाइन का इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। जब ये तीनों आपस में इक्वल हों तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी और बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनिटली मेनी सोल्यूशन। अब ये कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, कंफ्यूजन है क्या, तो भाई साहब जो एक के ऊपर एक लाइन बने, दिस इज द कोइंसिडेंट लाइन, एक के ही ऊपर एक लाइन और बन जाए, यही हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो ये आपको तीसरा वाला, सॉरी सेकंड वाला भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्या कहता है, a1/a2, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट इट कैन नॉट इक्वल टू द c1/c2, c1/c2 के इक्वल नहीं है, क्या बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी। अब ये पैरेलल लाइन क्या होती है, ये चीज तो आई थिंक आपको नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर आप पूछ भी रहे हैं तो पैरेलल लाइन दो लाइन आपस में जो कभी ना मिले, आपस में दो लाइन पैरेलल होती हैं जो कि कभी नहीं मिलती हैं, वही हमारी पैरेलल लाइन होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि इन्हें कितनी भी दूर लेके चले जाओ, इट नेवर कैन मीट, ये कभी नहीं मिलेंगी। तो हमारी पैरेलल लाइन कब होंगी, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 नहीं बराबर होगा, तो पैरेलल लाइन बनेगी और नो सॉल्यूशन भी इसका आएगा। ठीक है,
तो ये आपको टेबल समझनी होगी एंड आई थिंक अब तक तो आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। इस टेबल को याद कर लेना। उसके बाद हमारा इसी चैप्टर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो मेथड हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। वैसे तो है तो तीन मेथड, लेकिन आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ना वो डिलीटेड है। हम किस साल की बात कर रहे हैं मैंने आपको बताया 2022-23 सिलेबस की। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड दो टाइप के मेथड है। देखिए अगर आपको मेंशन है ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाइए तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा, वरना इलिमिनेशन मेथड इज easy and best to solve the equation. But if he asked in the question to solve the by the substitution method, then you solve by substitution method. use substitution method. अब ये होता क्या है ये तो बताइए पहले। बिल्कुल बताता हूँ। देखिए ये आपका एनसीईआरटी का 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, वही हमने यहाँ पर लेके सॉल्व किया हुआ है। यक्स और वाई हमारे दो ये क्या है वेरिएबल्स हैं, बराबर 14 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 14। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप देखते जाइए, हर जगह ये यूज होगा, याद रखना इस स्टेप को। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पहले इक्वेशन से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, एक्स के बराबर वाई को हम लेके चले जाएंगे इस साइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले गया, वाई इधर आ गई, यहाँ पे मैंने वाई को इस साइड लाया तो वाई क्या हो गई हमारी माइनस हो गई। बना क्या, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगी 14 माइनस वाई। ठीक है, यक्स की वैल्यू यही आएगी नहीं, बिल्कुल यक्स की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप लिखा हुआ है ना, पुट द वैल्यू ऑफ द एक्स ऑन द सेकंड इक्वेशन। एक्स की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन पर, यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन नंबर दिया है सेकंड, ये तो फर्स्ट ऊपर वाला हुआ, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, हमें सेकंड नंबर के इक्वेशन पर एक्स की वैल्यू को पुट कर देना है। तो पुट कर देते हैं, यक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, यक्स पर क्या पुट करेंगे 14 माइनस वाई, हमने पुट कर दिया। उसके बाद माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमने यक्स पर वैल्यू पुट कर दी सेकंड इक्वेशन पर। अब क्या करते हैं, माइनस टू वाई। अब माइनस टू वाई कहाँ से आ गया, देखिए हमने यहाँ से 14 को इस साइड लेके चले गए, हमने 14 को इस साइड भेज दिया, 14 यहाँ गया, 4 के साथ 14 क्या हो गया हमारा माइनस हो गया। क्यों माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस था। उसके बाद माइनस टू आई, इन दोनों माइनस वाई करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस टू आई, माइनस माइनस प्लस होता है, और दो आई है तो माइनस टू वाई हमारा आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो माइनस टू आई ये हमारा दोनों का माइनस वाई का सम आ गया। ठीक है, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। जी हाँ, उसके बाद सेकेंड साइड हमने 4 में से 14 को माइनस किया तो माइनस 10 आएगा, क्योंकि माइनस 14 साइन क्या है बड़ा है। माइनस 10 क्यों आया, क्योंकि 14 हमारा बड़ा नंबर है और इसका साइन क्या है माइनस है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आप सबको तो पता ही होंगी। उसके बाद माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस 10 है, हमने माइनस टू को इधर मल्टीप्लाई में है उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सही डिवाइड होगा। तो माइनस टू को हमने उधर ले जाके माइनस 10 डिवाइड बाई माइनस टू कर दिया। अब क्या आएगा, y इज इक्वल टू 5 आएगा कि नहीं, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, y की वैल्यू आ गई 5। अब क्या करना है, अब क्या करना है आगे, पुट y वैल्यू ऑन टू फाइंड x। यहाँ पे हमने जो इक्वेशन निकाला था, यहाँ पे जो हमने निकाला था ना ये वाला, ये इसी पर y की वैल्यू पुट कर दो, ये वाले इक्वेशन पे y की वैल्यू पुट कर दो बस, टू फाइंड x। x इज इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू 5 आई है, यहाँ पुट करो, हमने यहाँ पर पुट कर दिया, y 5 आ गया। उसके बाद ये 14 माइनस 5 यानी कि 9 आ जाएगा, x बराबर 9 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इलिमिनेशन मेथड, ठीक है, वही क्वेश्चन हमने सेम क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसमें इलिमिनेट करना यानी कि एक को गायब कर देना। समझ में आ रहा है, इलिमिनेट करना यानी कि एक को गायब कर देना। गायब करते हैं, कैसे करते हैं,
सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन इसी तरीके से लिख लीजिए, दोनों इक्वेशन, उसके बाद उनके नीचे वाले साइन को चेंज कर दीजिए उनके फर्स्ट वाले साइन के अकॉर्डिंग। क्या है मतलब क्या, देखिए यहाँ पे जैसे प्लस दिया हुआ है यक्स के साथ, ये प्लस यहाँ पे था, ठीक है, तो ये हमने माइनस कर दिया, ठीक है, और ये यहाँ पे y के साथ क्या है माइनस है, तो हमने नीचे प्लस कर दिया, ठीक है, माइनस है तो प्लस कर दिया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करिए, यक्स में यक्स जाएगा, जब माइनस यहाँ पे साइन आ गया तो यक्स में यक्स को गायब करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये यक्स से यक्स कट जाएगा, ठीक है, कट गया, क्या आ गया, जीरो, कुछ नहीं बचा, प्लस वाई और ये प्लस वाई, ये प्लस है ये भी प्लस है, दोनों क्या हो जाएंगे, तो इस साइन को भूल जाइए आप, ये साइन मत यूज, ये साइन आप भूल जाइए, ये जो माइनस है इसको भूल जाइए, ये ध्यान रखिए नीचे जो आपने लिया है ये प्लस प्लस 2y हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 14 में 4 गए 10 आया, y इज इक्वल टू 10/2, y इज इक्वल टू 5, आंसर सेम आया ना, सेम आएगा ही, चाहे जिस मेथड का आप यूज करेंगे आंसर सेम आएगा, बट स्टेप हमारे दूसरे होंगे, ठीक है, आंसर वही आएगा, y की वैल्यू 5 आ गई, अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन पर, दोनों में से किसी भी इक्वेशन पर आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे x -5 हमने किया 14 आ गया, उसके बाद x इज इक्वल टू 14 - 5 x बराबर 9, फिर से x की वैल्यू 9 आ गई, हमने इस वाले इक्वेशन पे x की वैल्यू पुट कर दी, x -5 y की वैल्यू कहाँ पुट की है हमने, ये इस वाले इक्वेशन पे, सॉरी, दिस इज द साइन ऑफ प्लस, ये प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन दिया है उसी पे हमने y की वैल्यू को पुट किया है, ठीक है, तो दिस इज आवर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सारी बातें क्लियर होगी। अब चैप्टर नंबर 4 हम देखते हैं, चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जी हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल ऑफ यक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा x के वेरिएबल में होता है, इज इन द फॉर्म ऑफ ax² bx + c इज इक्वल टू 0, ये चीज आपको मैंने बताई थी पॉलिनोमियल में, सेम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है, ठीक है, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर, a b c हमारे रियल नंबर होते हैं, a 0 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि अगर a को हम 0 के बराबर कर देंगे तो x² जो ये पूरा हमारा है ये क्या आ जाएगा, तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए a जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं होता है, ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या क्या मैंने आपको बताया था पहले ही, ये हमारे यक्स क्या है वेरिएबल्स हैं, सी हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है, ए एंड बी क्या है हमारी कोफिशिएंट है, ए बी सी हमारी रियल नंबर होती है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में अभी बताई थी पीछे। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, आप इसे फैक्टराइज के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, फैक्टर नहीं निकल रहा है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, और अगर निकल भी रहा है ना, पेपर में बोल दिया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला ही यूज करना होगा, एंड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज दिस, क्या है, यक्स बराबर, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये लाइन जो आई हुई है इसको मैं हटा देता हूँ, ये लाइन यहाँ पे इसे भूल जाइए, इतना यहाँ से क्या कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा कहता है x बराबर होता है माइनस बी, इस b का माइनस, ठीक है, इस b का माइनस, उसके बाद अंडर रूट, रूट में आएगी वैल्यू, ठीक है, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये 2 नीचे लिखा हुआ है क्योंकि स्क्वायर नहीं लग पाया, बी का स्क्वायर -4ac, ठीक है, क्या हम यहाँ पे बगल में मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख दूंगा, बी -b प्लस उसके बाद माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, -4a सी, इन तीनों का मल्टीपल डिवाइड बाई 2a, ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक आसान सा फॉर्मूला, आसान सा तो नहीं कह सकते लेकिन इजी है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब टू फाइंड द रूट,
रूट फाइंड करने के लिए बोल दिया, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करो, वी यूज द फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। हम फॉर्मूला यूज करते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने के लिए हम लोग बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है, रूट जब फाइंड करोगे तो क्या करोगे, वी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये हमारा जीरो से बड़ा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, ये आपको मेंशन करना होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल है तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, दो इक्वल रियल रूट होंगे। अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा है, यानी माइनस में आंसर आ रहा है, तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होंगे। ठीक, दिस इज आवर फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। तो आई थिंक यू गाइस क्लियर ऑल द थिंग्स। ठीक है, अब हम अपने फिफ्थ चैप्टर यानी कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। आवर चैप्टर नंबर फिफ्थ इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। एपी, ये इसमें कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस डी। ये एपी के कुछ जनरल फॉर्म है। जैसे आपको अगर डी पता हो और ए पता हो, ठीक है, तो इससे आप क्वाड्रेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सॉरी एपी के आगे के कुछ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये एपी का जनरल फॉर्म है जिससे आप एपी के और भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन एपी, अब ए क्या है भाई, ए हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, डी क्या है, डी इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच में। जैसे ए वन, ए हमारा कोई नंबर दिया है तीन, ठीक है, अगला नंबर हमारा क्या है, ए टू है। ठीक है, ये A1 मान लेते हैं हम इसको। A2 हमारा क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, A3 तीसरा भी नंबर मान लेते हैं, मान लीजिए दिया हुआ है 9। तो ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आए, सेम भी आ सकता है, नहीं भी सेम आ सकता है। ठीक है, जैसे 4 में 3 को माइनस करेंगे, A2 माइनस 1, दूसरे को, इस वाले को इसमें माइनस करते हैं, 4 माइनस 3। ठीक है, उसके बाद 9 माइनस 4। ठीक है, 9 माइनस 4, 3 में कितना आया, 1 आया, 9 में से 5 आया, तो ये 1 हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। एपी के सीरीज में डी कभी कभी आपका हर एक सीरीज में सेम आता जाता है, यानी कि हर बार जितनी बार आप माइनस करेंगे, जितनी बार आप माइनस करेंगे, हर बार डी आपका सेम आएगा। बट जरूरी नहीं है कि हर बार ही आपका डी सेम हो। तो डी क्या है, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस। एन क्या है, एन हमारा टर्म है, इज गिवन इन क्वेश्चन। एन टर्म जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, जरूरी नहीं है दिया हुआ होगा। और इफ आस्क्ड टू फाइंड, देन जब आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में n को फाइंड करने के लिए, देन यू कैन इजिली फाइंड थ्रू दिस गिवन फॉर्मूला। क्या अभी गिवन फॉर्मूला से n फाइंड करेंगे, नहीं भाई, n नहीं, कुछ भी चीज आप फाइंड कर सकते हैं। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एपी चैप्टर। क्या कहता है, ए एन टर्म, ए nth टर्म, ये ए nth टर्म इज इक्वल टू ए यानी आपका फर्स्ट नंबर प्लस n माइनस वन। एन कोई एक टर्म है, उसमें 1 माइनस कर लो, इंटू डी आ जाएगा हमारा ए nth टर्म। ठीक है, इसमें आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपके क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। मान लीजिए आपको ए एन दिया हुआ है, ठीक है, ए पूछ लिया, एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए पूछ लिया, ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, एन ही नहीं दिया है आपको, तो एन निकालना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको दी गई हुई हैं, कॉमन डिफरेंस पूछ लेगा। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड करना होगा। एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू लर्न दिस फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद करना ही करना होगा एपी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेकंड क्या है, सम ऑफ द एन टर्म इन एपी, सम करना है भाई। मान लो बोल दिया एक लास्ट 30 टर्म का सम बताओ, 30 टर्म का सम बताओ, एपी के 30 टर्म का सम बताओ, बोल दिया 100 टर्म का सम बताओ। ठीक है, 150 टर्म का, तो क्या ये सब आप बैठेंगे एक से, दो से, तीन से जोड़ेंगे, नहीं, उसका भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ये,
एस सॉरी ये फॉर्मूला हमारा है, क्या है, एस इज इक्वल टू एन बाई टू, यानी जितना टर्म आपको बोला हो एन उसका डिवाइड बाई टू, ब्रेकेट में टू ए, दो और ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन एपी एंड टर्म, कहीं तक भी आपको दे दे ये फॉर्मूला यूज करके आप एन टर्म का सम एपी में फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन एपी टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द ऑल टर्म, सारे टर्म का सम फाइंड करना है जो कि फाइनाइट है, यानी कि लास्ट टर्म आपको दिया हुआ होगा, लास्ट टर्म यानी एल आपको होगा दिया हुआ होगा। तो ये फॉर्मूला आपको पुट करके लास्ट टर्म वाला सम फाइंड कर लेना है एपी का। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, तीनों फार्मूले एपी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सब आपको याद करने की ज़रूरत है। तो ये तीनों फार्मूले में कब कैसे कहाँ यूज़ होगा ये मैंने आपको चीज़ बता दी है। ठीक है, ये तीनों फार्मूले आप ध्यान रखेंगे, आपके क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा ट्रायंगल विच इज फुल्ली बेस्ड ऑन दी थ्योरम। जी हाँ, आपका थ्योरम आ चुका है, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। इसमें क्या है, थ्योरम है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी ई लाइन जो है दो अलग अलग लाइन ट्रायंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्रायंगल की ही दो लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि काट रहा है। एंड दिस डी ई इज लाइन इज पैरेलल टू द बी सी, बी सी के पैरेलल ये डी ई लाइन हमारी है, क्या है, पैरेलल। पैरेलल क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था, आपको पता भी होगा कि ये दोनों लाइन डी ई एंड बी सी नेवर 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 इंटरसेक्ट, कहीं पर कितनी भी दूर लेके चले जाओ ये कभी आपस में कटेंगी नहीं। ठीक है, तो ये दोनों लाइन जब पैरेलल होंगी तो ये दोनों लाइन का रेशियो, जब दो लाइन आमने सामने की पैरेलल होंगी तो इस लाइन का और इस लाइन का रेशियो बराबर होगा। यहाँ पे दिया हुआ है AD इज इक्वल टू DB, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। तो इस थ्योरम को अच्छे से ध्यान रखना, और प्रूव कैसे करना है वो भी आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग मेक श्योर की चेक कर लेंगे हाउ टू प्रूव दिस थ्योरम। अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया पहला थ्योरम, सेकंड वाला क्या कहता है, बोलता है सेकंड थ्योरम देखने का। सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन दैट लाइंस इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। भाई वही चीज फर्स्ट वाले थ्योरम में क्या बोला था, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल उल्टा सीधा बना है, बट ये आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है स्केल का यूज करके। ठीक है, क्या बोला था, एक कहीं पर भी लाइन ड्रॉ कर दिए हमने ट्रायंगल में, वन साइड जो कि ड्रॉ हो रही है पैरेलल टू वन साइड, इस वाली लाइन के, ये नीचे वाली लाइन के ट्रायंगल के ये पैरेलल ड्रॉ की हमने ये वाली लाइन। ठीक है, क्या बोल रहा है, एंड और इंटरसेक्ट द टू साइड, भाई दोनों साइड पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, कर रही है ना, बिल्कुल कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है यानी काट रही है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, तो दो रेशियो, ये दोनों साइड जो है सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, यही तो बोला था। अब ये क्या बोल रहा है, कह रहा है ए लाइन डिवाइड इन द सेम रेशियो, अगर एक ट्रायंगल में कहीं पर ये ऐसे खिंच गई लाइन, ये मान लो, सॉरी 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 गाइस सॉरी, ये ट्रायंगल है, ठीक है, इस बार मैं ऐसे इसको खिंचा देता हूँ, ठीक है, ये हो गई,
ये हो गया, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया ये लाइन, ठीक है। ये किसके पैरेलल है, इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है, इस वाली लाइन के ये पैरेलल है। उसके बाद क्या कह रहा है, नहीं पैरेलल नहीं बोला है, ये और ठीक है, ये लाइन दोनों सेम रेशियो में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, ये बोल रहा है दोनों सेम रेशियो में अगर डिवाइड हो रही है तो फिर वही थर्ड लाइन पैरेलल होगी, यही सेम चीज, सॉरी, ठीक है। तो वही सेम चीज था इसमें भी। और हाँ, इसमें ट्रायंगल का कुछ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे आपस में, एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा, ये तो आपको पता है कैसे। देख लो भाई, यहाँ पे ये है एक ट्रायंगल ये है। मान लीजिए ये हमारा कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है, मान रहे हैं 60 डिग्री, ठीक है, नहीं तो बोलो 60 डिग्री नहीं है। ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ये हमारा 49 डिग्री हो गया, ठीक है, 49 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये भी 60 डिग्री, ये भी 49 डिग्री। तो इन ये ट्रायंगल का एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा भाई, इस पूरे का सम 180 डिग्री होता है, इसका भी सम 180 डिग्री होगा, तो ये ट्रायंगल ऑटोमेटिक क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। उसके बाद साइड एंगल, ये साइड इक्वल है, उसके बीच का एक एंगल, ये दोनों इक्वल है, तब भी क्राइटेरिया क्या होगी, सिमिलर क्राइटेरिया होगी। यस यस यस, इन दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल हो तब भी ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ट्रायंगल के थ्योरम और क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ये चीज क्लियर हो गई होगी अब तक। चैप्टर नंबर 1 to 6, कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलना, कोई भी डाउट हो, कहीं पर मुझसे कुछ गलती हो रही हो ये भी बता देना। जी हाँ, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 की तरफ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चैप्टर नंबर 7 हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई इसमें भी इतने से फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है, एक यहाँ पे ये पॉइंट है। यहाँ पे आपको मान लीजिए दिया हुआ है 1,2, ठीक है, 1,2 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2,3। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। क्या कहता है ये फॉर्मूला, यहाँ पे मैं इसे अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि ये जो आपको स्लाइड्स में लिखा हुआ दिख रहा है ना, शायद आपको क्लियर ना हो, तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिखता हूँ। ये कहता है x1, यानी कि इसमें एक x होगा, एक y होगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक x होगा, ये एक y होगा, ठीक है। अब कैसे कि पहला x होगा y होगा, ये तो आपको पता होगा, बेसिक सी चीजें हैं यार, एक x होगा एक y होगा, पहला x होगा दूसरा y होगा, ठीक है। x1 माइनस x2, यहाँ पे इसको 2 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे, आगे पीछे कर देंगे तब भी आंसर सेम आएगा, बट हम फॉर्मूला के साथ चलेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका पूरा स्क्वायर, और हाँ, अंडर रूट डी बराबर होगा उसका डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x2 इसमें क्या है मान लेते हैं, x2 ये है, x1 ये है, इन दोनों के माइनस का स्क्वायर, y2 और y1 के माइनस का स्क्वायर का सम अंडर रूट में हमारा निकलेगा डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का। क्लियर गाइस, यहाँ पे आपको ट्रायंगल में भी दे देगा, ठीक है, 3 दिया रहेगा, इस साइड को निकालो पहले, फिर इस साइड को निकालो, फिर यहाँ से इस साइड को, तो ये आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हुए होंगे और इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप लोग निकाल कर आएंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। अगला फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, ये हमारा एक पॉइंट है, ये पॉइंट, एक पॉइंट ये है, बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट बना है, बीच में एक पॉइंट ये है, इन दोनों का रेशियो मान लीजिए 1:2 के रेशियो में है, तो इन दोनों का रेशियो दिया हुआ होगा। यहाँ पे आपको कुछ अ, आपको यहाँ पे नंबर्स भी दिए हुए होंगे, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, 3, यहाँ पे आपसे x y पूछ लेगा, ठीक है, x और y पूछ लेगा।
यक्स और वाई। तो इस फॉर्मूले के जरिए से आप निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, m1 x2, m1 क्या है, ये हमारा m1 है, x2 क्या है, x2 क्या रखोगे भाई, इसको रखो ना, ये x2 ये है हमारा 2, ये x2 ये है, x1 ये है, ठीक है। m1 x2, m2 x1 है, m2 ये है, x2 कौन सा है, सॉरी x1 ये है, इसको रखो। कैसे रखना है मैं यहाँ पे फॉर्मूला इसका भी लिखता हूँ, m1 ठीक है, x2 साथ में रहेगा, मल्टीप्लाई होगा, m1 x2 यानी 2 का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, m1 ये है, x2 ये है, तो 1 यहाँ पुट करेंगे, 2 यहाँ पुट करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा क्या, 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस m2 m2 कितना है, 2 दिया हुआ है, x1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। x1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये कितना आएगा, ये भी 2 आएगा, 2 + 2, ठीक है। जरूरी नहीं है यार कि बार बार दोनों सेम ही आए, ठीक है। 2 + 2 m1 और m2 का प्लस, यहाँ नीचे दिया हुआ डिवाइड बाई m1 + m2, m1 + m2, 2 + 1 लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब चाहे m1 m2 प्लस करो, चाहे m2 m1 प्लस करो, बात वही है, ठीक है। ये आएगा हमारा 2 2 जा 4, सॉरी 2 + 2 4, 2 1 और 3, 4/3, यह है, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये हाँ किसकी वैल्यू आई, यक्स की वैल्यू, वाई के लिए ये निकालेंगे ना, यक्स की वैल्यू हमारी आ गई, वाई के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, सेम है, यक्स की जगह y2 कर देंगे, y1 कर देंगे, वही सेम फॉर्मूला लगेगा। तो दिस इज अ सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स एंड वाई, एंड आल्सो sometimes give the you have given the value of x and y, you find ratio of the लाइंस का रेशियो आपको फाइंड करने के लिए बोल देगा, आपको एक्स वाई दिया हुआ होगा तब भी आप कर ले जाएंगे। ये भी है मिड पॉइंट विद द रेशियो, मिड पॉइंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। तो ये थे कुछ हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 के फॉर्मूले। और भी फार्मूला है एरिया निकालने का, बट नाउ इन 2022-23 सिलेबस से वो डिलीटेड है। 7 पॉइंट आई थिंक 4 या 3 एक्सरसाइज है, उसमें है एरिया निकालने का, तो वो डिलीट है, तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। And we come to the on the chapter of trigonometry, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें ना, तो मेरे साइड से, मेरे हिसाब से तो दिस चैप्टर इज सो इजी एंड द स्कोरिंग चैप्टर, बहुत ही आसान है, स्कोरिंग चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th और भी चैप्टर इजी हैं, बट ये भी जिस हिसाब से और लोगों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। क्या इसमें कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ये आपका कुछ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का रेशियो है, आपको याद करना होगा। साइन थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू p/s, थीटा क्या है भाई, ये एंगल, एक एंगल ये दिया हुआ है ना, सॉरी यार, ये एंगल हमारा थीटा होगा, ये थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होगा, p/h, p मतलब परपेंडिकुलर, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, हाँ, अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होगा, इसका डिवाइड बाई इसका बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेनस, ये रहा हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का डिवीजन के इक्वल होगा cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos थीटा, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, ये वैल्यू आपको दी हुई होंगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये करेंगे tan थीटा के बराबर आएगा। देखिए अब यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दे देता है, उसके बाद बोलता है साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप लोग तो आसानी से लिख देंगे, लेकिन अगर वहीं पर बोल दिया tan थीटा बताओ, तो क्या करेंगे, बेस तो दिया ही नहीं है, बेस आपको दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे भाई साहब, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर एसी का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर ए बी साइड के स्क्वायर के प्लस बेस यानी कि
BC के साइड के स्क्वायर के, ठीक है। BC का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर का। तो इससे आप बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं आसानी से। हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज आप लोग इन तीनों में कुछ भी दिया हो कैसे भी करके आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और ये तो आसान सा है, इसमें आपको बस वैल्यू पुट करनी है। अब ये चीज याद हो गई। उसके बाद साइन थीटा का उल्टा हमेशा होता है कॉसेक थीटा h/p। कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये यहाँ पे ये ठीक है, आपको क्लियर हो गई होगी। अगला क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। वह है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इतना डराती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। भाई साहब अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, टेन 45, कॉस 45, 60, कॉट 60, साइन 90, कॉस 90, टेन 90। क्या करें कैसे करें? आई हैव अ ट्रिक टू लर्न दिस टेबल। ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या करना है। देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। साइन 90 की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। अब जब भी जैसे आप एग्जाम देने गए, वैसे तो ये आपको जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज ऑटोमेटिकली लर्न टू यू। देखिए जब एग्जाम देने आप जाए ना, तो आपके पास जब शुरू के कुछ टाइम होते हैं तो उसमें रफली आपको ये डायग्राम बनाना होगा, सॉरी टेबल बनानी होगी, ठीक है। कैसे बनाएंगे? साइन ए लिखे, ये वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए बस। एक तो याद कर सकते हैं ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद क्या करना है, कॉस ए, इसी को घुमा दो, यहाँ से उठा के लेके चले आओ 0। कॉस ए की वैल्यू 1 होगी, उल्टा √3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री की ये सेम, ये वाला वहां। तो मतलब इसको पूरा उल्टा का लिखना है, वहीं पीछे से अब आगे आना है, पीछे से आगे। 90 से 0 आ जाएंगे, 60 से 30 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस साइन वाली वैल्यू को उल्टा लिख देना, अपोजिट साइड से लिख देना, कॉस की वैल्यू निकल आएगी। अब टेन के लिए क्या करेंगे? टेन के लिए साइन थीटा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लगाएंगे, आ जाएगा हमारा क्या, टेन थीटा। कैसे देख लीजिए यहाँ पे, 0/1, 1 को 0 से डिवाइड करें कितना है, 0 आएगा। 1/2 √3/2, 2 से हमने 2 को कट कर दिया, यानी साइन को इसको डिवाइड किया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1/√3 आ गया ना टेन की वैल्यू। √2 से √2 कट गया, टेन 45 कितना आएगा 1/1 यानी 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 2 से 2 कट गया, कितना आएगा टेन 60 डिग्री, √3 आ गई। टेन 90 डिग्री 1/0, ये नॉट डिफाइन है, ठीक है, नॉट डिफाइन है। उसके बाद कॉसेक, ये भी नॉट डिफाइन है। उसके बाद कॉसेक को कैसे याद करेंगे, इसको इरेज करिए। कॉसेक को हमने बताया ना, कॉसेक क्या है, साइन का उल्टा है। कॉस क्या है, सेक का उल्टा है। टेन क्या है, कॉट का उल्टा है। कॉसेक क्या है, साइन का उल्टा कॉसेक। सेक क्या है, कॉस का उल्टा सेक। कॉट क्या है, टेन का उल्टा कॉट। इन सबको उल्टा लिख दो। इस टेबल को एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट वाला याद कर लीजिएगा, और अपने पेपर में पहुंचते ही मान रफली डिस डायग्राम, मतलब पहुंचते ही मान नहीं, कॉपी मिल जाए जब लिखना शुरू करो तो 2 से 3 मिनट देके आप लोग इस टेबल को रफली जल्दी से बना लीजिएगा, ठीक है। और मेक श्योर कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा ये टेबल आपको आसान लगने लगेगी, यानी कि सारे वैल्यूज आपको याद होते चले जाएंगे, ठीक है। और आपका यहीं पर ये कंप्लीट होता है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी थी। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो है इसमें आई थिंक मैंने मेंशन नहीं किया है। आपकी बुक में देखिए ट्रिग्नोमेट्री 3 आइडेंटिटीज दी गई हैं, जो कि मैं ऊपर आपको स्क्रीन पे बाद में एडिटिंग के टाइम लगा दूंगा। इसमें 3 आइडेंटिटीज क्या है, कॉस का स्क्वायर ए,
कॉस का स्क्वायर ए प्लस साइन का स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और तीसरी आइडेंटिटीज है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये तीन ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हैं। तो इसमें कभी कभी ऐसे भी, जैसे अब मान लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो आपको साइन को उस साइड ले जाना है या कॉस को उस साइड ले चले जाइए, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू -1 कॉस स्क्वायर ए। तो इसको अपोजिट अपोजिट करके इसमें से आप लोग बना सकते हैं और भी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज। ठीक है, उस साइड लेके चले जाइए, इस साइड लेके आइए, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इस तरीके से और भी आप लोग बना दीजिए। वहां पे आपको अभी स्क्रीन पर ऊपर ये तीनों आइडेंटिटीज शो हो रही होंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर, और अगला चैप्टर क्या है, 9th चैप्टर सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि जो अभी मैंने आपको टेबल बताई ना, दैट टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फाइंड द हाइट ऑफ द एनीथिंग। इस चैप्टर में वही ट्रिग्नोमेट्रीज के जो हमने अभी कुछ टेबल्स डिस्कस की, उसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज जो थे, पी बाई ए, बी बाई ए, एच बाई ए, जो भी रेशियो थे हमने डिस्कस किए ना, वही सब यहाँ यूज होने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके, मैं तो पहले कहूँगा कि आपके एनसीईआरटी में जो 16 से 20 क्वेश्चन दिए हैं वो आप लगा लीजिए, एग्जाम्पल्स लगा लीजिए। उसके बाद आप लोग कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस चैप्टर से लगा लीजिए, क्योंकि इसमें अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, बस वही 8 चैप्टर लगेगा। इसमें कैसे निकालता है, एक ये दे दिया गया पोल, ठीक है, उसके बाद बोल दिया पोल से पोल से 2 मीटर दूर, या मान लीजिए पोल से 30 मीटर दूर पर क्या खड़ा है, एक आदमी खड़ा है। पोल से 30 मीटर दूर पर एक आदमी खड़ा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पोल से 30 मीटर दूर पर एक आदमी खड़ा है, एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि वो पोल के टॉप पर देख रहा है। कहाँ पर, पोल के टॉप पर देख रहा है। एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, 30 डिग्री का एंगल, पोल की हाइट बताइए। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ना, लेकिन बहुत ही सिंपल है। क्या लगाएंगे इसमें, tan 30 लगाओगे भाई। tan 30 क्या होता है, tan 30 डिग्री यूज करेंगे हम लोग। उसके बाद tan 30 डिग्री बराबर किसके होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने पढ़ा था tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan बराबर होता है, ठीक है। तो वही tan 30 लगाएंगे, tan की वैल्यू रखेंगे 30 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके करेंगे, इक्वल के इस साइड उस साइड ले जाएंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे, जी हाँ, ठीक है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, अगर आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं, तो उतना इनफ होगा बेसिक मैथ के लिए। स्टैंडर्ड के लिए आपको और ज्यादा क्वेश्चन लगाने होंगे, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 10, एंड द चैप्टर नंबर 10 इज आवर सर्किल चैप्टर विच इज फुल्ली बेस्ड ऑन द थ्योरम। जी हाँ, ये भी चैप्टर थ्योरम पर बेस्ड है, लेकिन बहुत ही नन्हे मुन्ने से दो थ्योरम आसान से दिए हुए हैं हमें। जल्दी से उन्हें क्लियर करते हैं। क्या कहता है, द टेंजेंट ऑफ सॉरी the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of the contact। क्या क्या बोल दिया, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। कहता क्या है, ये सर्किल के किसी भी पॉइंट से हम एक टेंजेंट को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद उस रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर कहीं पर भी मिलेगा। रेडियस जो है उस टेंजेंट पर कहीं से भी आके मिलेगा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे देखिए, एक ये पॉइंट है सर्किल में, ये टेंजेंट हमारा ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे रेडियस आ रहा है, मिल रहा है। ये जहाँ मिलेगा वहां पे हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ये हमारा थ्योरम नंबर 1 कहता है। समझ में है, आई थिंक आपको क्लियर होगा, आई थिंक नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा थ्योरम 1। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखिए एक सर्किल है, उसके बाहर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, वहां से दो टेंजेंट सर्किल के पॉइंट पर
सर्किल के किसी पॉइंट पर सर्किल पर कहीं पर भी ड्रॉ हो रहे हैं, उस पॉइंट से बाहरी पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं एंड द साइड ऑफ द बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल। या थ्योरम नंबर 2 हमारा यही कहता है कि उस टेंजेंट के दोनों टेंजेंट की साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये हमारे नन्हे से मुन्ने से सर्कल के दो थ्योरम थे, इजी से। आई थिंक आपको सर्किल के दोनों थ्योरम क्लियर होंगे। यहाँ पर भी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करिए अच्छे से, और इस चैप्टर को भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एग्जांपल्स अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ये चैप्टर भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला चैप्टर नंबर 12। भाई साहब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ये भी चैप्टर मुझे स्कोरिंग एंड इजी चैप्टर, ये भी स्कोरिंग चैप्टर है और इजी चैप्टर है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, द सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर, ये जो सर्किल की ये साइड है ना, ये सर्किल की लेंथ, ये सर्किल का पेरीमीटर, यही कि कितना बड़ा सर्किल है, यही होता है हमारा सरकमफ्रेंस। इसे हम पेरीमीटर भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। जब भी पूछ ले सर्कल का पेरीमीटर बताओ, 2 पाई आर लगा देंगे। ठीक है, आर क्या होता है, आर हमारा रेडियस होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप 22/7 लिखेंगे, नहीं तो 3.14 करके कुछ ऐसी वैल्यूज अगर आपको मेंशन किया है कि हिंट के तौर पर कि पाई यूज 3.14, ठीक है, तो आप लोग पाई की वैल्यू ये यूज करेंगे 3.14। क्लियर। अब एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पाई आर, ये लग रहा है 2 लिखता है ना, पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ सर्किल का होता है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। सेक्टर क्या होता है, देखिए सर्किल में ये जो हमारा बना हुआ है ना, ये हमारा है सेक्टर, इसे हम माइनस सेक्टर कहते हैं। लेकिन जब भी आपको सेक्टर बोले तो मेजर माइनर नहीं, सेक्टर, इसी सेक्टर की बात करेगा वो। इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया निकालने का, थीटा। थीटा क्या है हमारा, ये एंगल, दिस एंगल इज गिवन यू इन अ क्वेश्चन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दिया ही हो, लेकिन ज्यादातर चांस है कि आपको ये एंगल दिया हुआ होगा। थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका एरिया निकालने का। इस सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला यही है। थीटा डिवाइड बाई 360, इसका एंगल डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आपका निकल जाएगा सेक्टर का एरिया। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर का जो आर्क है उसकी लेंथ बताओ। ये सेक्टर है, सेक्टर का आर्क ये है, ये सेक्टर का आर्क है, ये जहाँ पे मैं लाइन खिंचा रहा हूँ ना, ये हमारा क्या है, सेक्टर का आर्क है। इसकी लेंथ निकालेंगे, क्या होगा, थीटा डिवाइड बाई 360। थीटा क्या, ये एंगल आपको दिया होगा, हाँ, 2 पाई आर। आर आर बार बार आ रहा है, आर क्या होता है, सर्कल का रेडियस। यहाँ पे सर्कल के पॉइंट से कहीं पर भी आप लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ये क्या है, हमारा रेडियस है, ये सर्कल का रेडियस है, ये आपको गिवन होगा। अगर डायमीटर दिया हो, बोल दे डायमीटर, द डायमीटर ऑफ अ सर्किल, तो आप लोग आर निकाल लेंगे, क्योंकि जानते हैं डी क्या होता है, आर किसके बराबर होता है, आर बराबर होता है D/2। ठीक है, आर बराबर होता है D/2, यानी दो रेडियस बराबर होते हैं एक डी के, एक डायमीटर के दो रेडियस बराबर होते हैं। तो ये हम निकाल लेंगे रेडियस। एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, सेगमेंट क्या होता है, ये देखिए, ये जो दिया हुआ है ना, ये हमारा क्या है, सेगमेंट है। इसका एरिया निकालने को बोल दिया तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर यानी कि ये वाला सेक्टर है, ये सेक्टर जो दिया है ट्रायंगल का ना, इसका एरिया कैसे निकालेंगे भाई, ये फॉर्मूला मैंने बताया, तो यही फॉर्मूला लगाओ। इस सेक्टर का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, इस सेक्टर का पूरे का एरिया निकाल लो। सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल का एरिया अगर आप माइनस कर रहे हैं तो हमारा ये जो सेगमेंट वाला एरिया है ना, ये वाला, यही एरिया हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 12 में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू मेक टू लर्न टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि ये थे हमारे कुछ चैप्टर नंबर 12 के फॉर्मूलाज, जो कि आप लोग को याद करना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमारा अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।
चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जैसे क्यूब, क्यूबाइड, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, सिलेंडर। इन सब का आपको लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या तो वॉल्यूम, ये सब निकालने के लिए इन सब का पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक टेबल दी गई है, टेबल दी हुई है आगे इस पेज पे। ये एक सेकेंड, इस टेबल को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ये जो टेबल दिया है ना, इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिए। क्यूबाइड क्या होता है, बी 2l+b(h), ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। यहाँ पे दिया हुआ है 2lb+b इंटू में h, 2lb ब्रैकेट में l+b इंटू एच, ये हमारा क्यूबाइड है। ठीक है, एरिया टोटल सरफेस एरिया 2lb+bh+hl ब्रैकेट में होगा। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला है, इस टेबल को आपको याद करना होगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे या फिर आप इसको लर्न कर लीजिए, क्वेश्चन लगाएंगे ऑटोमेटिक याद होती चली जाएगी। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा स्टैटिस्टिक, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक। इसमें क्या, मीन, मोड, मीडियन फाइंड करना है हमें। तो जल्दी जल्दी इसे सभी समझ लीजिए। मीन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ये दिया हुआ है। इसमें भी आप लोग क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन को लगाइए अच्छे से, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मीन फाइंड करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है, यक्स बार। यक्स बार से हम क्या डिनोट करते हैं, मीन, ये चीज ध्यान रखना। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा यानी कि सम्मिशन ऑफ आई एफ आई एंड एक्स आई, सम्मिशन ऑफ एफ आई एंड एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा यानी सम्मिशन ऑफ एफ आई। जो टेबल दी रहती है ना, टेबल दी रहती है, उसमें आपको एफ आई एक्स आई दिए हुए होते हैं। जैसे उन पूरे टेबल की एफ आई का सम, एफ का सम, यह सम्मिशन डिनोट करता है कि जितने भी दिए हैं उन सब का सम लेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर क्लियर हो जाएगी। जहां पे आप जहां 2 4 10 क्वेश्चन लगाए ना, यहाँ पे ये मीन उन आपको सब एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। और यही आपके जो चैप्टर है ना, इजी से चैप्टर है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 14 15 चैप्टर ये सब आपके इजी चैप्टर में आते हैं। उसके बाद क्लास मार्क एक्स आई, यक्स आई। ठीक है, ये जो है ना, एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या होती है भाई, ये आपको दिया हुआ होता है टेबल में 10 से 20, ये दिया हुआ होता है ना 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे करके दिया हुआ होता है क्लास मार्क जिसे बोलते हैं। तो उसका अपर लिमिट, क्लास लिमिट की अपर, ये वाली 10 प्लस 20, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 हमारा यक्स आई आ जाएगा। ठीक है, दिस इज आई थिंक क्लियर टू फाइंड मीन। और इसे हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। हाँ, ये डायरेक्ट मेथड होता है आपका निकालने का मीन। मोड क्या होता है, मोड निकालने के लिए एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा मोड निकालने का। अब देखिए, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा वैसे लिख देता हूँ अपने रफ कॉपी वाले फॉर्म में, जैसे हम लोग लिखते हैं कॉपी में, उस तरीके से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें क्या कह रहा है, 2 प्लस f1 ब्रैकेट में f1 माइनस f0 माइनस f का 0, इसको भी ब्रैकेट में बंद करिए। उसके बाद डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0, f का 0 माइनस f का 2, f का 2, ये भी हमारा ब्रैकेट में ही रहेगा। ये भी ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट नहीं, छोटा ब्रैकेट यहाँ पे हम यूज करेंगे अभी। अब बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ये बाहर से ऐसे ऐसे इंटू एच इज क्लियर। दिस फार्मूला इज टू फाइंड द मोड। ये आप लोग फॉर्मूला देख लीजिएगा, आपकी बुक में लिखा हुआ है इस तरीके से, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, एल क्या है हमारी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी 10 और 20 दी है। तो उसमें से हम लोग एल क्या लेंगे, 10 लेंगे, क्योंकि ये हमारी लोअर लिमिट है, यानी कि छोटी लिमिट मॉडल क्लास की लेंगे। या फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, अब देखो फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, उसमें तो बहुत सारी दी रहती है। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जैसे मान लो 20, 10, 11, 8,
7, ठीक है। इतनी आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये 10 है, ये 11 ऊपर है, ठीक है। इतनी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है कहाँ पे, एक सेकंड, ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये इसमें कौन सा लेंगे हम, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, और इस 20 के सामने जो हमारी मॉडल क्लास में लोअर लिमिट होगी उस लोअर लिमिट को लेंगे। इस F1 फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की हाईएस्ट लेंगे, उसके बाद उसके सामने जो हमारा L होगा, लोअर लिमिट मॉडल क्लास की होगी, वो वाला LL चुनेंगे। समझ में आया? आई थिंक यू गाइस क्लियर। अगला F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। F0 जो लेंगे इसके ऊपर वाली प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी F0 वो होगी, इसमें 10 है, यही हमारी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी। F2 8 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास, यानी कि ये वाली जो F1 के नीचे वाली होगी, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास इज F2। उसके बाद H क्या है हमारा, H क्लास की साइज है, क्लास साइज क्या है 10 और 20 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, 10 एंड 20 दिया है। इसमें से 20 में से 10 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। ये 10 जो है हमारा क्या है, H है, साइज की क्लास है, ठीक है। तो ये आपको मोड आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगला है हमारा मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला, यहाँ पे दिया हुआ है L प्लस अपने रफ वाले कॉपी वाले फॉर्म में लिखते हैं जैसे आप पेपर में लिखने वाले हैं, N/2 माइनस CF। इससे क्या होगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं इस टाइप का लिख रहा हूँ, -CF डिवाइड बाई पूरे का यहाँ पे डिवाइड F करेंगे, उसके बाद इंटू H, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, यही फॉर्मूला है हमारा मीडियन का। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ये अगर आपके पास NCERT बुक उसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका मीडियन का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास बुक होगी उसमें दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या करना है, मैं एक सेकेंड इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ना। तो इसमें हमारा जो यल है, वेयर CF इज अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यल वही सेम लोअर लिमिट ऑफ अ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है। एन क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ यानी फ्रीक्वेंसी का पूरा एडिशन, यही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यन हमारा आएगा। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। एच क्या होता है, इज द हाईएस्ट साइज एज्यूमिंग इक्वल टू द साइज। एच क्या होता है, साइज क्लास, वही जो मैंने आपको बताया, 10 में 20 माइनस करेंगे, 20 में 40 माइनस करेंगे, जो आएगा उन दोनों का डिफरेंस वही हमारा होता है एच, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को पहले करिए, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करिए स्टैटिक्स चैप्टर के, इसमें बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, एक चीज आपको एग्जाम के टाइम में टेबल जरूर बनानी है, टेबल बना के अगर आप क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे ना, उसमें आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, और टेबल बनानी ही बनानी है। टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, तो आप लोग टेबल मेक श्योर कि बना के आएंगे, ठीक है। तो यहीं पर हमारा स्टैटिस्टिक चैप्टर कंप्लीट होता है, और अब हमारा लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, last chapter of the math book as well as the syllabus of 2022 and 23। आपकी मैथ की बुक का भी ये लास्ट चैप्टर है, और आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है उसका भी ये लास्ट चैप्टर होने वाला है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल चैप्टर, जिसे कहें बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जैसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर। अब इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ये दो दुनिया भर की चीजें लिखी हुई हैं, ये तो आप लोग पढ़ते तो अपने बुक से भी पढ़ सकते थे, मैं किस लिए ये वीडियो बनाया। तो वो जो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाता हूँ। एक बैग है, ठीक है, एक बैग कंटेन कर रहा है 3 रेड बॉल, क्या, 3 रेड बॉल, 3 रेड बॉल कंटेन कर रहा है, 2 ब्लू बॉल कंटेन कर रहा है, एक बैग, ठीक है, और एक येलो बॉल, हियर इज 1 येलो बॉल, ठीक है। अगर आपसे बोल दे कि बताइए इतना इतना 3 रेड बॉल, एक बैग कंटेन कर रहा है 3 रेड बॉल, 2 ब्लू बॉल और एक येलो बॉल है, तो बताइए रेड बॉल की आने की संभावना क्या होगी, क्या करेंगे आप लोग। तो इसमें क्या करना रहता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, उस बैग में कितनी बॉलें भरी हुई हैं उनका सम ले लो, ठीक है। उस बैग में कितनी बॉल भरी हुई है, या वो चीज जो है कितनी है,
उसका सम ले लो। हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे बॉल कितनी है, 2 3 2 5 1 6, 6 बॉल हमारी भरी हुई है। तो टोटल कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबल आउटकम 6। उसके बाद क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जिस चीज को आपको निकालना है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल, रेड बॉल की पॉसिबिलिटी क्या है आने की, रेड बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 है रेड बॉल फेवरेबल, उसमें कितना दिया है ये लिख लो ऊपर, कितना आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज डिनोटेड एज पी ई हमारा ब्रैकेट में, ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ठीक है, 3/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 3/6, इसे काटेंगे पीटेंगे कितना आएगा 1/2। ठीक है, आ गया, समझ में आया प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला, समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसमें आप लोग कार्ड वाला जो क्वेश्चन होता है ना, कार्ड वाला क्वेश्चन वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कार्ड वाले क्वेश्चन से आए ना आए बट अपनी तरफ से पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को जाना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में कार्ड वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आने की संभावना है, कार्ड वाले क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, अगला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक किसी भी चीज की आने की संभावना जो है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट कम, किसी भी चीज की ना आने की संभावना है, वो बराबर होगी 1 के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ये चीज आप लोग पढ़ लीजिए, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज आल्सो डिनोटेड एज ई बार, ई बार से डिनोट किया जाता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट इवेंट, आने की संभावना नहीं है, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ठीक है, यहाँ पे इट दो बार इट लिखा है। ठीक है, so guys, we come to the end of this video and make sure कि this video is very helpful for you, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा मददगार बनी होगी। तो अगर अब तक आपने इस वीडियो को देख लिया है ना, तो थैंक यू सो मच। वन शॉट में पूरा क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक का हर एक फॉर्मूला, हर एक थ्योरम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, और मेक श्योर कि दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहला काम, अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने आपको हर एक वो चीज बताई जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है और जो आपके क्वेश्चन को करने में मदद करेगा, वो फॉर्मूला बताया, वो थ्योरम्स बताई। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, जो आपके क्लास 10th के जितने भी दोस्त हैं, क्लास 10th का कोई ग्रुप बना हुआ है, जहां भी, हर जगह इस वीडियो को आपको शेयर करना है। और हाँ, ऐसी ही मजेदार मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमेशा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग ये वीडियो आखिर तक देखे हैं और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। उसके बाद कमेंट कमेंट जरूर कर देना आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कहीं पर भी मुझसे कुछ गलती हुई हो, बताने में कुछ कहीं पे गलती हुई हो, वो चीज़ भी आप लोग कमेंट करिएगा, और आपका कोई सजेशन हो वो भी बताइएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी ये चीज़ तो आप जरूर बताइएगा। सो गाइज, ऑल द बेस्ट ऑफ योर एग्जाम, डू योर बेस्ट, अपना अच्छा देकर आइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई मीट यू अगेन अनदर एक्साइटिंग वीडियो। हम मिलते हैं फिर एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज।